हेलो स्टूडेंट्स, तुम अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री की हमने फर्स्ट क्लास आपका लिया था। उस क्लास में आपने देखा था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले का जो एनिशिएंट हिस्ट्री है उसको भी आपका जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, आपको अच्छे से अच्छे कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में आपको बताना स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक मैं बात बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की चैनल को कोशिश करिए ताकि आपको लाइव पढ़ाया जा सके। और जितने भी बच्चे होंगे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड अपने नोट्स तैयार करते जाएंगे। बाकी रहा पीडीएफ की बात, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, और वहाँ जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। जिस नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको पीडीएफ मिल सकता है। और इसके अलावा जो कुछ बातों को हम लिख नहीं पाते हैं, ऑरली बोलते जाते हैं, उसे नोट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जब पढ़ाया जाता है तब पेन कॉपी लेकर बैठें। तो आप देखे थे कि मध्यकालीन भारत में बच्चों कि अरबों का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी हुआ। उसके बाद इसने लूटा खूब, भारत में जितनी भी यहाँ की धन संपदाएं स्वर्ण थी, मंदिरों को लूटा। इसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसके बाद कौन सा आक्रमणकारी आया? तो अरबों के आक्रमण के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पर। जिस प्रकार से अरबों ने भारत को लूटा, ठीक उसी प्रकार से तुर्कों ने भी भारत में लूटा। और तुर्क का प्रथम आक्रमणकारी जो आपसे पूछा जाए तो वो कौन होगा? तो यहाँ पर दो नाम आते हैं तुर्क आक्रमणकारियों में, दो नाम हमारे पास आते हैं। पहला है मोहम्मद गजनवी और दूसरा है मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, बस मोहम्मद गजनवी के बारे में हो पाया था कि वो कौन था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के बारे में आज का क्लास हमारा पॉइंट होगा, मोहम्मद गोरी, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे और क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था एकदम कहानी की तरह से, एक दूसरे से शब्दों को जोड़ते हुए, केवल फैक्चुअल नहीं, हम पूरे हिस्ट्री को स्टोरी की तरह से आपको पढ़ाया था और बीच बीच में आपको फैक्ट भी बताते गए थे। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, किस प्रांत में लगा, सबसे पहले अरब आक्रमण कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, किसने किया, कहाँ किया, ठीक है, उस प्रांत का शासक कौन था, किसके खिलाफ किया। तो इन सब बातों को आपको बताया गया है एकदम डिटेल के साथ फर्स्ट क्लास में। और उसी में आपको ये भी बताया गया था कि मोहम्मद गजनवी कौन था और इसने क्या किया, इसने भारत में आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण थे आक्रमण करने के, कितने बार आक्रमण किया, कहाँ कहाँ आक्रमण किया, कुछ प्रमुख आक्रमणों को मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी गोरी हो जाता है। तो गजनवी तक जहाँ तक की बात थी तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम भी भारत को लूटने आए थे, यहाँ शासन करने के उद्देश्य से ये भारत में नहीं आए थे। इनका उद्देश्य मात्र भारत को लूटना, अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसारित करना, उसे जबरदस्ती लोगों से धर्म परिवर्तन कराना और इन्हें इन सब में विजय भी प्राप्त होते गई। इसका भी कारण क्या था ये भी आपको बताया गया था कि भारत में इन सबों को आपको बताया गया है। आज का हमारा टॉपिक, न्यू जो टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होता है मोहम्मद गौरी से। इससे पहले की बातों को आपको शॉर्टली में बताते चल रही हूँ। तो उन लोगों का रीज़न ये था कि अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारत की संपत्तियों को, संपदा को लूटना और उस लूटे गए धन से अपने राज्य विस्तार में लगाना, अपने सीमाओं को विस्तार में इस्तेमाल करना, उस धन का प्रयोग करना। तो ये उन लोग का रीज़न था, उद्देश्य था भारत को लूटने का। और उनका जो उद्देश्य था उसमें वो सफलता प्राप्त करते गए, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था थी, यहाँ पे धार्मिक रंग था भारत में,
कोई अपने देश के प्रति उतना उतना उत्सुक नहीं था। सब अपने राज्य में संलिप्त थे और अपने आप से मतलब रखते थे, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने आस पड़ोस के राजाओं से एक दूसरे में वैर था, उनमें वैमनस्य था, उनमें मित्रता नहीं थी। इसीलिए विदेशी आक्रमण आते गए और भारत को लूटने में सफलता प्राप्त होती गई, उन्हें वो सफल होते गए भारत को लूटने में। तो ये भारत का उस समय का जो चित्र था, उस समय की जो दशा थी भारत के लोगों को आसपास हो रही घटनाओं से कोई मतलब नहीं था कि विदेशों की कौन सा आक्रमणकारी भारत में आ सकता है। भारत की सीमाओं से सटे राज्यों से भारत के राजाओं का लेन देन नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आपसी राजाओं से उनका संघर्ष चल रहा था, मित्रता का अभाव था। संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर भारत में कोई सरकार नहीं थी जो संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे ला सके, जिसका फ़ायदा विदेशियों ने उठाया और इसका फ़ायदा मीर कासिम ने उठाया और इस आक्रमण के बाद गजनवी ने भी उसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद भी भारत की राजाओं की में संचेतना नहीं आई, वो भी उसके बाद भी वो सचेत ना हो सके और फिर से वो वही दशा रही जो पहले थी। उसी दशा का फ़ायदा मोहम्मद गोरी भी उठाता है और भारत में जो जिस प्रकार से पहले लूटते आए थे ये भी वही कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, गजनवी और कासिम की जहाँ तक की बात थी, ये लोग लूटते गए और यहाँ शासन करने का कोई इनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन गोरी जब यहाँ आता था, यहाँ के राज्यों के राजाओं के साथ युद्ध करता था, उन्हें जीतता था, उन राजाओं को पराजित करता था, तो जीते गए प्रदेशों में अपने कुछ आदमियों को, अपने कुछ गुलामों को, अपने कुछ सैनिकों को छोड़ जाता था वहाँ की देखभाल करने के लिए कि वहाँ का राजा अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित ना करे, अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित ना करे, उनकी देखभाल करता था। ये देखने के लिए कुछ गुलामों को छोड़ के गया था और उसका उद्देश्य, जैसे उन लोगों का उद्देश्य केवल लूटना था, तो यहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आते गया। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो बस लूट के गया। गजनवी का भी कोई मतलब नहीं था यहाँ पे रहने का, शासन करने का, ना अपने किसी सेनानियों को वो छोड़ के जाता था, आता था, लूटा था और चला जाता था। लेकिन गोरी जो था अपने कुछ गुलामों को यहाँ पर छोड़ता गया देखने के लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके संरक्षण में अपने विजित प्रदेशों को छोड़ता गया। तो ये देखिए, मोहम्मद गजनवी और गोरी के बीच में कुछ और कहानी आती हैं जिनको बताने में हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और उतनी बातों को जानने की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारे एग्ज़ाम में जो जिन फैक्ट्स से, जिन जगहों से क्वेश्चन आता है, उन चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो अब देखेंगे, मोहम्मद गोरी और गजनवी दोनों तुर्क आक्रमणकारी हुआ करते, दोनों तुर्क के थे, इसलिए इन्हें दो तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो अरब आक्रमणकारी था। तो पहला अरब आक्रमणकारी देख लिया आप कौन था। उसके बाद दो तुर्क आक्रमणकारी हुए भारत में। इन दोनों में गजनवी पहले आया था, गोरी उसके बाद में आया था। तो अब गोरी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गजनी के उत्तर में लगभग 200 मील दूर एक गौर नामक स्थान था जहाँ पर ईरानी लोग राज्य किया करते थे। गजनी के अधीनता यहाँ नाम मात्र की थी। तो गजनी के पास ही 200 किलोमीटर उत्तर में हमारा ये जो लाइन है, इससे मैं थोड़ा डिफाइन करूंगी कि ये क्या कहना चाहता है। कि तो देखिए, मोहम्मद गजनवी था, उसी के उत्तर में एक गौर नामक स्थान था। उत्तर दिशा में 200 मील दूर पर एक गौर नामक छोटा सा स्थान था। वहाँ माना तो ये जाता था कि वहाँ पर भी गजनवी का शासन है, लेकिन वो शासन नाम मात्र का शासन था, वो नाम मात्र की अधीनता थी गजनवी की। और गौर का जो सरदार था, वहाँ सरदारों का राज हुआ करता था मैक्सिमम, बस नाम मात्र का राजा गजनवी को लोग मानते थे। और वहाँ के जो सरदार थे उनके हाथों में वहाँ की पूरी कमान हुआ करती थी। नाम मात्र का बस राजा गजनवी को माना जाता था। तो जो सरदार था, अपने एक गयासुद्दीन मोहम्मद, अब वहाँ का जो एक सरदार था जिसके पास शक्तियाँ ज़्यादा हो गई थी, और शक्तियाँ ज़्यादा होने के शक्तियाँ जब जिस व्यक्ति के पास भी ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्या, उसकी स्थिति होती है कि वो अपने आप को सर्वोच्चता अपनी दिखाने लगता है। इसका प्रयोग
जो सरदार गयासुद्दीन महमूद था इसने भी किया और अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने गजनवी की अधीनता स्वीकार करना भी उचित नहीं समझा और अपना जो राज्य था गौर उसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है गयासुद्दीन महमूद, और जीते गए प्रदेश को अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन गौरी को वहाँ का उपशासक बना देता है। उपशासक का और शासक में डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। उपशासक बना देता है और उसका शासक अपने हाथ में, जैसे गौर का उपशासक एक तरह से कह सकते हैं गजनी था। गजनी के हाथों में अधीनता थी, नाम मात्र की सही लेकिन अधीनता थी। उसी प्रकार से गयासुद्दीन अपने हाथों में मात्र एक बात अधीन अपना रखता है, अपने नीचे रखता है। अपने भाई को गौरी को वहाँ का शासक बना देता है और नाम मात्र का शासक वो खुद रहता है, और जो ज़मीनी स्तर पर कार्य होता है उसको करने के लिए अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन गौरी का चुनाव करता है, वहाँ का उपशासक बना देता है। तो 1173 ईस्वी में सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। वो संसबनी वंश का था। तो इसका जो भाई था गयासुद्दीन महमूद जो था, ये मुइजुद्दीन गौरी को 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना देता है, और ये संसबनी वंश का था। जो गौर था, मोहम्मद गौरी था ना, वो संसबनी वंश का था, और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से वो राज्य अपना संभालता है। अब जो पहले शासक हुआ करते थे उनका रियल नाम कुछ और होता था, और जब वो गद्दी पर बैठते थे ना, तो सिंहासन पर जब वो बैठते थे तो अपना नाम बदल लेते थे, किसी दूसरे नाम से वो बैठते थे। अपने गद्दी पर वो बैठते थे तो अपना नाम बदल लिया करते थे, दूसरा कोई नाम रख लेते थे। तो उसी प्रकार से महमूद गौरी जो था, जिसका नाम पहले मुइजुद्दीन गौरी था, वो अपना नाम बदल के शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से शासक बनता है। वह गजनी पर स्वतंत्र शासक के भांति राज्य करता है, किंतु सिक्कों पर अपने भाई का नाम खुदवाता रहा और अपना सर्वोच्च अधिकारी मानता रहा। तो पहले जो शासक हुआ करते थे, नए जैसे जैसे शासक बदलते जाते थे, वो अपने सिक्कों में भी परिवर्तन करते जाते थे। वहाँ जो सिक्का चलता था उन सिक्कों पर अपना नाम खुदवाते थे, या अपने द्वारा कोई चिन्ह जो मतलब उनसे रिलेटेड, उन्हीं से संबंधित कोई चिन्ह होता था जिसे वो सिक्कों पर खुदवाते थे। तो मोहम्मद गौरी भी वैसा ही किया, लेकिन अपना नाम न खुदवाकर उसका जो नाम मात्र का जो उसका भाई था ना गयासुद्दीन महमूद, उसका नाम खुदवाता रहा, अपना नाम नहीं खुदवाकर। लेकिन शासन जो करता है उसमें उसके भाई का हस्तक्षेप नहीं रहता है, वो स्वतंत्र रूप से शासन करता है, बस सिक्कों पर अपना नाम खुदवाता रहता है। और सर्वोच्च अधिकारी वो अपने भाई को मानता है। ये मोहम्मद गजनवी के बारे में था। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे, आगे क्या किया इसने। तो महमूद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। गोमल दर्रे के माध्यम से वो मुल्तान में आता है और भारत पर आक्रमण करता है। उस समय मुल्तान जो था ना, अभी जो पाकिस्तान में चला गया, वो भारत का ही पार्ट होता था, भारत का ही अंग मुल्तान को माना जाता था, लेकिन अब वो अलग हो चुका है। तो मुल्तान पर आक्रमण करता है, गोमल दर्रे से वो मुल्तान में आता है वहाँ पर और आक्रमण करता है। तो इसे आप नोट करते जाएंगे कि महमूद गौरी, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि किस भारत में पहला आक्रमण कहाँ करता है, तो मुल्तान में करता है। किस दर्रे से करता है, वो आने का उसका स्थान क्या था, तो गोमल दर्रे के माध्यम से वो भारत में घुसता है और आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण उसका सन 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। वहाँ का राजा कौन होता है उस समय वहाँ का राजा भीम द्वितीय होता है, जो माउंट आबू के तलहटी में गौरी उससे और भीम द्वितीय का युद्ध होता है, और भीम द्वितीय जो है अपनी माँ के संरक्षण में गौरी से युद्ध लड़ता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे उठेगा ये आप देखिए, और इसे हम
कैसे समझेंगे इसे भी आप देखिए। तो सन 1975 में पहला आक्रमण गौरी का कहाँ होता है? आपका प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्रथम भारत पर आक्रमण गौरी किस प्रदेश पर करता है, किस राज्य में करता है? तो मुल्तान पर करता है। किस दर्रे के माध्यम से भारत में दाखिल होता है? तो गोमल दर्रे से आता है। और पहला आक्रमण सन 1978 में गुजरात में आक्रमण करता है। तो उस समय उसका राजा कौन था गुजरात का? तो गुजरात का राजा था भीम द्वितीय, जो अपनी माँ, उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपने माँ के संरक्षण में गौरी से युद्ध लड़ता है और गौरी को पराजित भी करता है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वप्रथम भारत में गौरी को किस राजा ने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया। ये युद्ध कहाँ होता है? तो माउंट आबू, गुजरात में एक जगह है माउंट आबू, वहाँ पर वो आक्रमण करता है और वहाँ जीतता है भीम द्वितीय। ठीक है, उसके बाद ये पहला आक्रमण रहा इसका। और दूसरा आक्रमण होता है तराइन का प्रथम युद्ध सन 1112 ईस्वी में। और यहाँ ये गौरी जो है वो हार जाता है, भीम द्वितीय का विजय होता है, भीम द्वितीय जीत जाता है। तो सर्वप्रथम गौरी को किस राजा के हाथों पराजित किया गया, किस राजा ने उसे पराजित किया? तो भीम द्वितीय। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जो गुजरात का राजा था, गुजरात राजस्थान सारे प्रदेश एक ही में पहले लगे हुए थे। और माउंट आबू वो राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू पर्वत, उसके तलहटी में, मतलब उसके तल में, पर्वत के नीचे युद्ध होता है गौरी और भीम द्वितीय के बीच में। ये पहला भारत में राजा कौन गौरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया। एकदम इम्पॉर्टेंट है, बार बार बताया जा रहा है, आप इसे कॉपी में अपना नोट करते जाएंगे। और दूसरा युद्ध किसके विरुद्ध गौरी का होता है? तो पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान वंश के राजा थे। इसीलिए पृथ्वीराज तृतीय ना लिख के कहीं आपको पृथ्वीराज चौहान भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप वहाँ परेशान नहीं होंगे। पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक ही व्यक्ति का नाम था। चौहान वंश का राजा था ना, इसलिए इसका जो टाइटल लगता था चौहान लगाता था। अब देखिए दूसरा जो उसका युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो था उसके खिलाफ मोहम्मद गौरी लड़ता है और आक्रमण करता है उसके राज्य में। तो गौरी किसे उसे द्वितीय बार में दूसरा राजा गौरी को जो हराता है वो है पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पहले वो भीम द्वितीय से हारा गौरी, उसके बाद फिर उसने आक्रमण किया। तो तराइन नामक जगह पर ये युद्ध हुआ, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध कहते हैं। तराइन नामक स्थान पर ये युद्ध लड़ा गया। प्रथम युद्ध सन 1192 ईस्वी में लड़ा गया। इसे 1192 ईस्वी में लड़ा गया, इसलिए इसे तराइन नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहते हैं। ईस्वी कौन था? तो सन 1112 ईस्वी में किसके मध्य में लड़ा गया? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में लड़ा गया। तो ये 1192 का युद्ध जो होता है ये पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में जाता है और यहाँ गौरी हार जाता है। और ये जो हार होती है ना, इससे गौरी को बहुत बड़ा झटका पहुंचता है, इससे वो बहुत दुखित होता है और वो बहुत दुखी मन से अपना देश वापस लौट जाता है, अपनी जान को बचा के अपनी सेना को लेके यहाँ से वापस लौट जाता है। इस युद्ध से गौरी बहुत आहत होता है बच्चों। वो अपना जो उसका युद्ध 2 बार उसने भारत पर आक्रमण किया, दोनों बार हार जाता है, इससे वो बहुत ही दुखित होता है और अपना सेना का फिर से वो उसका विस्तार करना, उसे कुशल बनाने में वो जुट जाता है। 1 साल की कड़ी मेहनत करके सन 1193 में वो 1 साल 1192 में पहला युद्ध लड़ा, वहाँ हार गया। तो 1 साल में बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करके अपनी सेनाओं को एक दक्ष बनाता है, उन्हें एक विशाल सेना एकत्रित करता है, उन्हें बहुत दक्ष बनाता है और अपने भी खूब मेहनत करके अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके उन सेनाओं को एकदम अच्छे से उन्हें शिक्षित करके प्रशिक्षण देके एक बहुत विशाल सेना का
संगठन बनाता है, वो एक विशाल सेना जमा करता है और इसका सेना जमा करने का, विशाल सेना को एकत्रित करने का एक मात्र उद्देश्य था कि तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ना, वापस से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए वो इन सब कार्यों को करता है। वो अपना सेना को संगठित करने लगता है, बहुत बड़े स्तर पर हाथी घोड़ा पहले जो युद्ध के माध्यम हुआ करते थे, इन लोगों का वो संगठन बनाता है, बहुत सारा सैनिकों का संगठित करता है। उसमें कुछ दक्ष सैनिकों की सहायता से वो सन 1993 ईस्वी में अपनी पूरी सेना को लेकर पृथ्वीराज तृतीय पर फिर से आक्रमण कर देता है। तो आपका जो पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसे मैं पढ़ते चलूँ और इसके बाद इसे समझाऊंगी मैं। देखिए क्या कहता है आपका पॉइंट कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1193 ईस्वी में हुआ। तो 1192 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ। तो मैंने आपको बताया कि 1 साल के अभ्यास किया, वो कठिन प्रयास किया, मेहनत किया अपनी सेना को जुटाने में, और 1 साल के बाद सन 1993 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य में लड़ाई लड़ा गया। फिर से युद्ध का आगाज हुआ। तो राजपूताना राजा पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में ये भी युद्ध जाता। ये जो पहला युद्ध जैसे पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान ही जीता, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वो युद्ध हारता है। वो गलती क्या थी कि कन्नौज का राजा जयचंद हुआ करता था, राठौर वंश का। उनकी बेटी संयोगिता से जब पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं उनका अपहरण कर लेते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। जो कन्नौज का राजा था जयचंद, उनकी बेटी थी संयोगिता, जो अपहरण कर लेते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान, हमारा राजपूताना राजा। और इससे जो अपमान होता है जयचंद का, राठौर वंश के राजा जयचंद का अपमान होता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए जो जयचंद होता है वो गौरी का समर्थन करता है। तो पहला युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान जीते थे तो अपने कुछ आस पड़ोस के राजाओं के मदद से, उनकी सहायता से युद्ध जीत पाए थे। लेकिन जब आपका पड़ोस का राजा आपसे दुश्मनी हो जाए, दुश्मनी होने का क्या कारण था कि उनकी बेटी का अपहरण करके जो विवाह करते हैं, उससे अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद जो होता है वो गौरी का साथ देता है। और इस का परिणाम ये हुआ बच्चों कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, युद्ध में बुरी तरीके से परास्त हुए। और जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में आप देखेंगे कि गौरी के तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ा, कुछ प्रमुख सैनिक कौन थे गौरी के तरफ से। और पृथ्वीराज चौहान भी एक शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, राजपूताना के एक शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। तो इनके खिलाफ कौन कौन जीता ये इसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो मैं बोल रही हूँ इसे आप नोट करते जाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से प्रमुख सैनिक कौन थे जो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिए, और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के तरफ से किसने युद्ध लड़ा, इस युद्ध में भाग किसने किसने लिया वो आप देखेंगे। तो गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे, खारबक, खारमेल, इल्लाह और मुकबला। 4 गजनी के प्रमुख सेनानी थे। एक बार फिर से मैं बोलूँगी, आराम से धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि गौरी की तरफ से कौन कौन लड़ा। तो गजनी के कुछ सेना थे जो गौरी के तरफ से लड़ रहे थे, गौरी के इसमें थे, सेनानियों में थे। 4 प्रमुख थे जो एकदम दक्ष थे, एकदम प्रशिक्षित सैनिक माने जाते थे, जिनके दम पर वो युद्ध जीत सका। वो 4 कौन कौन सेनानी थे? खारबक, खारमेल, इलाह और मुकबला नहीं, मुलकबा। एक बार फिर से सुनिएगा, खारबक, खारमेल, इलाह और मुलकबा। ये 4 सैनिक जो थे, इनके सहायता से, इनके दम पर जो गौरी होता है ये युद्ध जीतता है। और एक और उसका सहायक कौन था? कूटनीतिक तौर पर राजा जयचंद उसकी सहायता करते हैं पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ
जिससे वो युद्ध जीत सकता था। अब ये तो थे गौरी के तरफ से 4 प्रमुख सेनानी। उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के तरफ से कौन कौन सेनानी थे, उनके प्रमुख सेनानियों के नाम लिख लीजिए। कौन कौन से सेना में उनके सेना की कमान को किसने संभाला, तो गोविंद राय। पृथ्वीराज तृतीय के तरफ से कौन कौन था, तो पहले थे गोविंद राय, दूसरा थे खांडे राय, तीसरा था बदमशा रावल। ये 3 पृथ्वीराज चौहान के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। गोविंद राय पहला था, दूसरा थे खांडे राय, तीसरे थे बदमशा रावल। ये 3 प्रमुख सेना पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ रहे थे और 4 प्रमुख सेना गौरी के तरफ से लड़ रहे थे। इन का युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो मोहम्मद गौरी होता है ना, वो पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश भेजता है। पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी जो होता है वो संदेश भेजता है। कैसा संदेश, कि युद्ध ना हो और आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान को ऐसा संदेश भेजता है गौरी कि आप ऐसा करिए कि युद्ध मत करिए, मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। जिसे पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, स्वीकार तो बिल्कुल नहीं करते हैं और बिल्कुल कटु शब्दों में इस संधि का उत्तर बिल्कुल कटु शब्दों में लिखकर उसे वापस भेजते हैं। इसके परिणाम ये हुआ कि अधीनता की स्वीकार नहीं किए तो युद्ध हुआ। तो इनके तरफ से कौन कौन लड़ा, इनके तरफ से प्रमुख कौन कौन सेना लड़े, ये आपको बताया गया। युद्ध हुआ और इस युद्ध में गौरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ। वापस से उसी स्थान पर 1 साल के बाद, 1 साल पहले जहां गौरी हार जाता है, युद्ध को हार जाता है, वहां 1 साल के बाद अपने कुशल रणनीति से और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वो युद्ध को 1 साल के बाद जीत लेता है और पृथ्वीराज तृतीय युद्ध हार जाते हैं। ये रहा गौरी का प्रमुख आक्रमण जो था। 2 युद्ध हुए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, किसके मध्य में हुआ, जीत किसकी हुई। भारत में सर्वप्रथम किस दर्रे से गौरी दाखिल हुआ, सबसे पहले युद्ध किससे पराजित हुआ गौरी, कौन भारतीय राजा गौरी को पराजित किया, प्रथम राजा कौन था, तो वो भीमद्वितीय था, गोमल दर्रे से जीता। ये सब प्रमुख पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसे आप नोट करते जाएंगे। अब ये देखिए, आपका ये जो पॉइंट कहता है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रथम युद्ध में पराजित होने पर गौरी ने 1 वर्ष की तैयारी के बाद एक विशाल सेना का गठन किया। इस सेना में 4 प्रमुख सेनानी थे, खारबक, खारमिल, इल्लाह तथा मकबुल्लाह थे, जो अनुभवी या दक्ष थे। मोहम्मद गौरी का तो ये बता दिया। और पृथ्वीराज तृतीय के तरफ से कौन कौन लड़ा, तो गोविंद राय थे, ठीक है, गोविंद राय थे, खांडे राय थे और बदमशा रावल, 3 लोग थे। इन्हें भी आप लिखेंगे। अब देखिए और क्या पॉइंट कहता है कि मोहम्मद गौरी के युद्ध सजगता और कुशलता के आगे चौहान की सेना टिक ना सकी और पराजित हो गई, ये भी आपको बता दिया गया। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद सन 1994 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया। जिस कन्नौज के राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, उस पर वो सन 1994 ईस्वी में उस पर भी अटैक करता है, उस पर भी आक्रमण करता है और जयचंद कन्नौज का शासक जो था जयचंद, उसे वहाँ का शासन कर रहा था, उसे युद्ध में हरा देता है। इन दोनों का युद्ध होता है। किस स्थान पर युद्ध होता है, तो चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयचंद के आंख में तीर लग गया, वो हाथी से गिर पड़ा और वह रणभूमि से भाग गया, जिससे सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध गौरी जीत गया। जिस राजा ने गौरी की मदद की थी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें जिस राजा ने सपोर्ट किया था, गौरी को समर्थन दिया था, सन 1994 में उसी राजा के खिलाफ चंदावर नामक स्थान पर
युद्ध होता है जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1194 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य में हुआ, किनके बीच में हुआ था? जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद जो राठौर वंश के थे, और गौरी, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। तो जयचंद का इसमें क्या हश्र होता है, ये देखिए कि जयचंद के आंख में तीर लग जाता है, वो हाथी से गिर जाता है। तो जिस युद्ध में राजा का मौत हो जाए या राजा को, ऐसे सैनिकों को पता लगे कि हमारा राजा मर चुका है, तो उनका मनोबल डाउन हो गया, उनका मनोबल गिर गया, और जिसका फ़ायदा विरोधी पार्टी को हुआ। गौरी इस युद्ध में भी जीत जाता है, इस युद्ध को भी जीत जाता है गौरी, और जयचंद युद्ध को हार जाता है। इस युद्ध का भारत पे क्या परिणाम हुआ, इस युद्ध का परिणाम भारत पर क्या हुआ, ये देखिए। यूँ तो देखें तो तराइन के युद्ध से ही भारत का भाग्य को लिखा जा चुका था कि जब पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा गौरी के आगे नहीं टिक सके, तो वहाँ ये तय था कि कुछ विदेशियों का राज भारत में हो सकता था। जब इतने शक्तिशाली राजा भारत का संरक्षण नहीं कर सके, उसे नहीं बचा सके, तो क्या होगा, किसी दूसरे राजा, किसी विदेशी का राज होगा। अब देखिए तराइन का युद्ध तो हार गए पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय युद्ध, जिससे गौरी का आत्मविश्वास बढ़ गया। युद्ध जीतने के बाद फिर से वो आक्रमण करता है, चंदावर का युद्ध होता है, जयचंद पर आक्रमण करता है, चंदावर का युद्ध होता है, इसमें भी जीत गया। तो उसके जहाँ जहाँ वो जीतता गया ना, जिन जिन प्रदेशों पर वो जीतता गया, वहाँ पर अन्यों के भांति, यानी कि गजनवी और कासिम के भांति, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी के भांति बस जीत कर, वहाँ से लूट कर बस लेकर नहीं गया, वहाँ के लोगों को बस बंदी ही नहीं बनाया, वहाँ अपने कुछ आदमियों को भी छोड़ता गया, अपने जैसे कुछ गुलामों को भी छोड़ता गया। वहाँ पर उन विजित प्रदेशों का संरक्षण करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए, वहाँ का मैनेजमेंट करने के लिए, आप ये भी कह सकते हैं, ताकि वहाँ का कोई, वो जो राजा का पक्ष लेके या राजवंश का कोई व्यक्ति फिर से अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र राजा ना घोषित कर दे, उनका विरोध ना कर दे, गौरी का विरोध ना कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए, इस विरोध से बचने के लिए गौरी जो का क्या करता है, अपने कुछ गुलामों को वहाँ छोड़ जाता है बच्चों। तो गौरी जो है ना, इस गौरी का कोई अपना वंश का कोई इसका पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुलामों को पुत्र के भांति प्रशिक्षित किया हुआ था। इसके प्रमुख कुछ गुलाम थे जिसके वो भारत में छोड़ता गया अपने विजित प्रदेशों पर। तो अब देखेंगे पॉइंट क्या कहता है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी, और फिर इसके बाद हमारा आएगा ना दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नहीं, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश आएगा, तो उस गुलाम वंश में पढ़ेंगे। गुलाम वंश की नींव भी समझ लीजिए कि उसका नींव कौन करता है, नींव कौन डालता है, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये गौरी का ही गुलाम होता है, जिसे गौरी अपने प्रदेशों में, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ गुलामों को छोड़कर जाता है, उन्हीं गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये दिल्ली तक कैसे पहुंचता है, इसका सफ़र दिल्ली तक कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इस क्लास में आपका पॉइंट क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं कि इस युद्ध ने भारत में तुर्कों की नींव रखी और आगामी वर्षों के लिए तुर्कों का भारत पर अधिकार स्थापित कर दिया। जब भारत के बड़े बड़े शक्तिशाली राजा इस गौरी के आगे नतमस्तक हो गए, हार गए, तो तुर्कों का भारत पर अधिकार स्थापित होना स्वाभाविक था। जब हमारे यहाँ के राजा हार गए, तो जिनसे हारे वो अपना वहाँ राज्य स्थापित तो करेंगे ही ना। तो उसी प्रकार से गौरी एक तुर्क था, तो तुर्कों का नींव माना जाता है इस युद्ध। चंदावर का युद्ध तो एक नाम मात्र का युद्ध होता है, क्योंकि हमारे बड़े राजा जो थे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने जब युद्ध हार गए तो छोटे छोटे राजाओं को हराना तो और आसान हो गया। तो उसी प्रकार से जयचंद जो उसकी सहायता किया था उस युद्ध में, अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो गौरी कभी जीतता नहीं, मोहम्मद गौरी हार जाता। और यहाँ जो जीत गया वो, इससे क्या हुआ कि भारत में उसका तुर्कों का नींव रखने में वो सफलता उसको प्राप्त हो गई। भारत पर तुर्कों का आक्रमण और अधिकार स्थापित हो गया।
तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर से वापस एक बार जब ये युद्ध कर लिया, जीत गया, अपने कुछ गुलामों को यहाँ छोड़ गया, यहाँ देखने के लिए, यहाँ पर उन्हें एक प्रकार से राज करने के लिए अपने गुलामों को छोड़ दिया कि अब यहाँ का राज का तुम संभालो। वो वापस चला गया अपने देश। तो 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस फिर भारत आता है। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर भारत आता है और पंजाब पर आक्रमण करता है, क्योंकि पंजाब के कुछ जो वहाँ के पंजाब को तो वो हरा दिया था ना, वहाँ के राजा को हरा दिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ विद्रोह होने लगता है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी भारत आता है। और वापस जाते समय कुछ जनजातियों का जब वापस जाने लगता है ना, पंजाब के खिलाफ आक्रमण करके वापस जब जाने लगता है तो कुछ जनजाति इस पे हमला करती हैं, और इसके बाद ये वापस यहाँ से तो चला जाता है, लेकिन वापस जाके वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी इस प्रकार से मर जाता है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसका तो कोई पुत्र था नहीं जो इसके उत्तराधिकारी साबित होता, इसके राज्य को संभालता, इसके शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता। तो इसके जो गुलाम थे, इसके प्रमुख गुलाम थे, 3-4 गुलाम थे, जिसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं उन गुलामों का नाम बस आपको बता दे रही हूँ कि 2-3 गुलाम थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ये कॉपी में लिखते जाएंगे, ये नोट करने वाली चीज़ है। कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा था यालदोज और तीसरा था नसरुद्दीन कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाचा, इसके 3 गुलाम होते हैं जो इसके विजित प्रदेशों की देखभाल करते हैं। और इसकी मृत्यु के बाद, जब इनका शासक मर गया, इनकी मृत्यु के बाद ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से राज करने लगते हैं भारत पर। तो जब गौरी समाप्त हो गया, गौरी ख़त्म हो गया वहाँ से, तो इसके जो गुलाम न्यू डालें अपने स्वतंत्र राज की सब घोषणा करनी है। जब देखें कि हमारा राजा मारा गया, हमारा शासक ख़त्म हो गया, मिट गया, मर गया, तो जो उसके गुलाम थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए और अपना राज्य स्थापित किए। और गुलाम वंश के नाम पर वो अपना नया राज्य और शासन व्यवस्था का आरंभ किए। और इसका गुलाम वंश की नींव कैसे पड़ी, और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल में कैसे पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके साथ भी तो चुनौतियां थी। तो नसरुद्दीन कुबाचा और यालदोज यूं ही क्या वो छोड़ देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम राज करो? तो उन लोगों के बीच में भी कैसे कैसे युद्ध हुआ और किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली पर अपना शासन करना प्रारंभ करता है और अपना एक वंश की नींव डालता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश, गुलाम वंश को दूसरा नाम है गुलाम वंश का ही मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी, उसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा, मामलुक वंश क्यों पड़ा इसका नाम, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपको क्या इसमें कुछ समझ में नहीं आ गया, फर्स्ट जो क्लास था उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इसका PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, जिससे आप इस क्लास का PDF ले सकते हैं। इस क्लास का भी और फर्स्ट क्लास का भी, हमारा जो मध्यकालीन भारत का प्रथम क्लास था उसका भी आप लिंक PDF ले सकते हैं। और इस क्लास का भी PDF हमको अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम पर। और नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि वहाँ से गुलाम डायनेस्टी एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट क्लास और दूसरा क्लास, ये पहला क्लास जो था और ये क्लास, दोनों को कंबाइंड करके आप पढ़िएगा, क्योंकि दोनों
एक ही में आते हैं। मैंने अलग अलग करके बताया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए 2 क्लास में आपको बांट के बताया गया। आप दोनों को जब भी पढ़ेंगे तो एक साथ मिल के बैठ के पढ़िए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए बच्चे जो जुड़ेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार।